हेलो माय फ्रेंड, आई एम उज्ज्वल एंड यू आर वाचिंग लर्न नट्स लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेस्टल्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू गेस्टल्ट साइकोलॉजी इधर उधर सर्च ना करना पड़े इंटरनेट या यूट्यूब पे। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे आपका, टेंशन मत लो। देखिए, गेस्टल्ट साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। वैसे जो गेस्टल्ट शब्द है इसका कोई मीनिंग तो नहीं है, पर फिर भी इसका मीनिंग लगाया जाता है एक प्रॉपर रूप से या किसी साइज या किसी आकार से। ठीक है, इसे मान के चलो। जो गेस्टल साइकोलॉजी है इसके संस्थापक है वर्दाइमर, और साथ ही साथ दो मनोवैज्ञानिकों का नाम इसमें और जुड़ता है, वो है कोहलर और कोफका, जिन्होंने वर्दाइमर के साथ उनके प्रयोगों में भूमिका निभाई थी प्रयोजों की। यानी कि कोई भी वो एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसमें सब्जेक्ट का काम किनका था? कोहलर और कोफका का था। ठीक है, तो वर्दाइमर, कोहलर, कोफका। कोहलर कोफका तो को फाउंडर हो गए और वर्दाइमर जो थे इसके मेन फाउंडर थे, और संयोग से तीनों का ही नाम गेस्टल साइकोलॉजी की जब भी बात होती है तो लिया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं गेस्टल साइकोलॉजी में वर्दाइमर की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, फिर बाकी के दो बंदों की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, वर्दाइमर जो थे उन्होंने वैसे तो कानून की पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन उनका झुकाव बाद में मनोविज्ञान की ओर होने लग गया था। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1880 में, वो था आपका प्राग में। ठीक है, और जिनकी मृत्यु हुई थी सन 1943 में। ठीक है, अब देखिए एक बार होता क्या है, वर्धामान में ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं, उनकी रुचि जगती है एपरेंट मूवमेंट को लेकर, आभासी गति को लेकर। उन्होंने देखा करके कि जब भी आगे बढ़ते हैं तो पीछे की ओर चीज़ें जाती हुई दिखती हैं उन्हें तीव्रता के साथ। एक्चुअल में वो मूव नहीं कर रही होती, मूव हम कर रहे होते हैं, लेकिन प्रत्यक्षण हमें करते हैं तो हमें लगता है कि पीछे की चीज़ें सारी हिल रही हैं। तो इसी चीज़ को लेकर उनके मन में रुचि जागी और उन्होंने एक स्टेशन पर रुके, वहाँ पे एक स्ट्रोबोस्कोप नाम का एक यंत्र मिल रहा था, जो एक, आपको पता है स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है? वैसे एक टॉय टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है, ऐसा लगता है करके कि ये जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं। तो उन्होंने एक स्ट्रोबोस्कोप लिया और फिर उससे रिलेटेड अध्ययन करना शुरू करा एपरेंट मूवमेंट को लेकर। उन्होंने इसमें अपने सब्जेक्ट लिए थे, कोहलर कोफका, और साथ ही साथ कर्ट कोफका की एक वाइफ को भी इसमें उन्होंने शामिल किया था। उन्होंने क्या करा, जो टेचिस्टोस्कोप होता है ना, उसको उसकी खिड़की से एक बिंब को दिखाते थे, एक लंब को दिखाते थे। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड से दूसरे लंब को दिखाते थे। देखिए, एक समय अंतराल तक तो, 1 सेकंड से ज़्यादा के समय अंतराल तक तो, या 1 सेकंड के समय अंतराल तक तो वो दो बिंब जैसे दिखाई देते थे, लेकिन अगर 1 सेकंड से कम का समय अंतराल रख दिया जाए तो ऐसा लगता था करके कि वो दो नहीं बल्कि एक ही है, वो इधर से इधर को मूव कर रहा है। तो ये थी एपरेंट मोमेंट, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी स्टडी करी, और साथ ही साथ उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी। जब वो मर गए थे, उनके मरने के 2 साल बाद वो बुक आई थी मार्केट में, उसका नाम था प्रोडक्टिव थिंकिंग। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वुल्फ गैंग कोहलर के बारे में। जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1887 में, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1967 में। ठीक है, अब इनकी डिटेल के बारे में हम बात करें तो ये एक भौतिकी के छात्र थे और भौतिकी से रिलेटेड ध्वनि के ऊपर ये अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, बाद में इनकी रुचि मनोविज्ञान की ओर आने लग गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने इनकी टीम ज्वाइन करी थी अपनी, वर्धाइमर जी की। उसके बाद ये उनसे थोड़ा अलग चले गए थे, अध्ययन के क्षेत्र से रिलेटेड इन्होंने पीएचडी एसडी करी, और अध्ययन के क्षेत्र से रिलेटेड अलग गए तो एक आइलैंड में पहुंचे थे। ये आइलैंड में रहने लग गए थे। उस आइलैंड में इन्होंने मंकियों पर और एप्स पर और चिंपैंजीज पर काफ़ी अध्ययन करा, और उसी से रिलेटेड उन्होंने एक किताब लिख डाली जिसका नाम था मेंटलिटी ऑफ एप्स। ठीक है, तो ये थी ब्रीफ हिस्ट्री अपने किनकी, वुल्फ गैंग कोहलर की बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में कोफका जी की। कोफका का जो नाम था, उनका नाम था कर्ट कोफका, और जो इनका जन्म हुआ था 1887 में, और जिनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। ठीक है, अब कर्ट कोफका के बारे में हम बात करें तो कर्ट कोफका जो थे वो थे बर्लिन के व्यक्ति। इनके ऊपर और इनकी वाइफ के ऊपर उन्होंने अध्ययन कर रखा था, और साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहला आर्टिकल लिखा था जो गेस्टल साइकोलॉजी से रिलेटेड था। इंट्रोडक्शन टू गेस्टल साइकोलॉजी करके था मेरे ख्याल से, उन्होंने प्रकाशित करा था एक उसमें। तो मतलब सबसे पहले समराइज करने वाले, सबसे पहले समरी देने वाले रिलेटेड टू देयर रिसर्च वो थे। ठीक है, अब हम डिटेल्ड अध्ययन तो हमने कर लिया, इनकी ब्रीफ हिस्ट्री जान ली। अब थोड़ा हम इनके जो कार्य है परसेप्शन से रिलेटेड उसके ऊपर जोर देते हैं। देखिए, अपने शुरुआती दौर पर गेस्टल्ट मनोवैज्ञानिकों का जोर था सिर्फ परसेप्शन को रिलेटेड, लेकिन बाद में इन्होंने सीखना, चिंतन और मेमोरी को लेकर भी काफ़ी अध्ययन करना शुरू कर दिए थे।
तो अब इनके जितने भी परसेप्शन को लेकर कार्य है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो परसेप्शन से रिलेटेड इन्होंने परसेप्शन में ही अपना सबसे ज़्यादा योगदान भी दिया एक्चुअल में मैं कहूँ तो अब इनकी अगर हम बात करें जो इन्होंने कार्य करे हैं परसेप्शन को, हम निम्नलिखित 5 भागों में बांट कर इनको समझ सकते हैं। जो सबसे पहला आता है इसमें वो आता है, जो इसमें सबसे पहला आता है वो आता है पार्टफुल साइकोलॉजी। जो दूसरा आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। और जो थर्ड आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंसी। और जो फोर्थ आता है फील्ड डायनामिक। और जो लास्ट आता है वो आता है आपका 5 फिनोमिना। जो देखिए गैस्ट्रो साइकोलॉजी का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है वो है आपका पार्टफुल साइकोलॉजी। उसके अंतर्गत उन्होंने बता रखा है, अगर ब्रीफली बताऊं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, तो उसमें उन्होंने बता रखा है कि जो हम प्रोटेक्शन करते हैं वो उसके अंशों से बिल्कुल अलग होता है, समझ रहे हो। यानी कि जो भी हम पर्यावरण में परसीव करते हैं एक्चुअल में उसके अगर हम खोलें तो उसके अंशों से मिलकर उस वो परसेप्शन बना नहीं होता, वो परसेप्शन कहीं और से ही बना होता है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जो दूसरा निकाला है कंट्रीब्यूशन वो था आपका प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत उन्होंने देखिए विभिन्न प्रकार के नियमों को बताया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो हम परसेप्शन करते हैं वो एक जन्मजात प्रकृति होती है, बल्कि हमको आदत होती है कि एक एज अ वोल किसी चीज़ को देखने की, ठीक है। तो उन्होंने इसमें डिफरेंट फिनोमिनाज दे रखे हैं, डिफरेंट डायग्राम्स दे रखे हैं, जिनमें से एक नियम है समानता का नियम, इसे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली एक जैसी दिखने वाली चीज़ को हम एक साथ जोड़ लेते हैं ऑटोमेटिकली, जैसा कि ये डायग्राम आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी प्रॉक्सिमिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी दूरी का नियम। अब दूरी के नियम में क्या होता है, एक समान दूरी पर रखी हुई चीज़ों को हम एक साथ जॉइंट कर लेते हैं, जैसे कि ये बता रहा है डायग्राम, उनको एक बिंब के रूप में देखने लगते हैं, ना कि सिर्फ एक अलग अलग लाइन के रूप में, ठीक है। ये डिफरेंट परसेप्शन है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड नियम के बारे में, जो उन्होंने इसी के अंतर्गत बताया प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसे हम बोलते हैं निरंतरता का नियम, जिसमें आप देखते हैं करके कि एक जैसी चलने वाली लाइट एक डायग्राम के रूप में हमें प्रदर्शित होती है, जबकि वो एक साथ जैसी चल रही होती है। उसके बाद उनका एक और नियम आता है इसके अंतर्गत, जो है वस्तुनिष्ठ सेट का प्रयोग। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, वस्तुनिष्ठ सेट के प्रयोग को अगर हम बात करें, शुरू में जैसे कि सीरियल वाइज जिस चीज़ को प्रदर्शित किया गया होता है, अंत तक आदमी उसको उसी रूप में देखना पसंद करता है, यानी उसी वे में बढ़ता हुआ चले जाता है। यानी शुरू में इसमें दो गोले लिए थे, तो आदमी दो ही गिनता है आखिर में, जबकि उसे एक साथ ज्वाइंट कर दिया जाए तब भी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते प्रेग्नेंस के नियम के बारे में। इसके अंतर्गत क्या होता है, आदमी को किसी भी गुड चीज़ को यानी अच्छी चीज़ को परसीव करने की जल्दी बीमारी होती है। वो किसी भी शेप को अपने अकॉर्डिंगली बना लेता है, जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी शेप को आप ए बी के रूप में देख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। लेकिन हमें किसी भी रूप से आकृति निकालने की आदत होती है ना, हम अच्छा कंज्यूम करने की सोचते हैं, तो इसमें से भी हमने कुछ जो हमें पता था उसे कंज्यूम कर लिया तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं समवर्ती के नियम के बारे में। अगर हम इसे इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। देखिए हम एक आधी अधूरी आकृति बनाते हैं, एक्चुअल में आपको पता है ये सर्कल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे एज ए सर्कल परसीव करते हैं, क्योंकि आधा 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 जॉइंट बना रहता है, तो हम इसे ऑटोमेटिकली जोड़ लेते हैं खुद ही। ये भी हमारा एक परसेप्शन है जो गेस्टल साइकोलॉजी ने अपने नियम में बता रखा है। और साथ ही साथ एक और परसेप्शन, एक और नियम है इसके अंतर्गत, जिसे बोलते हैं आकृति पृष्ठभूमि नियम, प्रिंसिपल ऑफ फिगर बैकग्राउंड, जिसके अंतर्गत आप देखोगे अगर आप पीछे की तरफ ध्यान लगाए तो आगे से आपको 2 चेहरे दिखेंगे, और अगर आगे के 2 चेहरों के आगे 2 काले वाले हिस्से पे ध्यान लगाए तो पीछे की तरफ एक गुलदस्ता दिखेगा। इसे हम बोलते हैं रुबीना का गुलदस्ता। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वस्तु स्थिरता के बारे में, इसे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंसी के बारे में। देखिए बेसिकली होता क्या है, इसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति जिस वस्तु को जैसा एक तरफ से देखता है वैसा दूसरी तरफ से भी देखता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं से हर जगह से उसको वैसा ही परसीव करेगा। अंधेरे में वैसे ही परसीव करेगा, उजाले में वैसे ही परसीव करेगा। मान लीजिए एक वस्तु का उदाहरण दे रहा हूँ फिलहाल, एक कोयला है, कोयले को अगर हम धूप में रखेंगे तो व्यक्ति उसे कोयला ही परसीव करेगा, या अगर उसे हम काले या थोड़ी कम लाइट में रखेंगे तब भी उसे वो कोयला ही परसीव करेगा। वैसे ये तो वस्तु का एग्जांपल हो गया, वस्तु के एग्जांपल तो कुछ हद तक बातें ठीक भी होती है, लेकिन ह्यूमन लाइफ से अगर रिलेट करें तो व्यक्ति इस चीज़ को एक्चुअल में मान लेता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में किसी के सामने गुस्से में बात कर दी, या उसको थोड़ा गुस्से में डांट दिया, तो व्यक्ति उसका परसेप्शन एज अ ह्यूमन लाइफ उसकी पूरी लाइफ में एक अग्रेसिव बंदे के रूप में करने लग जाएगा, और दूसरों को भी बताएगा कि ये अग्रेसिव है। तो सिचुएशन क्या थी कि वो गुस्सा हुआ, इसके ऊपर व्यक्ति ने अध्ययन नहीं करा, लेकिन जो उसने एक बार देख लिया उसने उसी को परसीव कर लिया और
गांठ बांध ली और बाद में जीवन भर उसको उसी तरीके से वो लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ये था। जो नंबर 4 पे आता है वो होता है क्षेत्र गतिकी। इसे हम बोल सकते हैं आपका फील्ड डायनामिक। फील्ड डायनामिक से मतलब मनोविज्ञानियों का ये है कि मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है वो एक गत्यात्मक क्षेत्र हो सकता है, तो उसके परसेप्शन, उस क्षेत्र का प्रभाव उस व्यक्ति के अंतर्गत भी पड़ता है, उसके परसेप्शन पे भी पड़ेगा। तो बेसिकली ह्यूमन क्या है, ह्यूमन पर्यावरण में रहता है। पर्यावरण देखिए, पर्यावरण बदलता रहता है। आपने देखा होगा कि मौसम बदलते हैं, दिन रात होती है, शाम सुबह होती है, तो उसका असर ह्यूमन परसेप्शन पे ऑफकोर्स पड़ेगा। सो इट मीन्स क्षेत्र गति की ये हमें प्रेजेंट करता है। तो उसके बाद जो आता है, जो नंबर 5 में है, वो है 5 फिनोमिना। ठीक है, इसे 5 फिनोमिना बोलते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं आभासीय गति। इसका जो मैंने बताया था वो शुरू में जब वीडियो शुरू हो रही थी, जब वर्दामन ने कोफका और उनकी वाइफ पर रिसर्च किया था, जो दो बिंब को लेकर था, जो टेचिस्टोस्कोप की सहायता से किया गया था, वो इसका उदाहरण है, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। वो है 5 फिनोमिना एपरेंट मूवमेंट के बारे में मैंने बता दिया। देखिए, ये 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड के भी 15वें भाग में होता है, 1 सेकंड से भी के भी 15वें भाग में पीछे की तरफ, तब जाके हमें एपरेंट मूवमेंट का आभास होता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो जो आभासी गति है वो हमें दिखाई नहीं देती। फिर वो दो जो चीज़ें होती हैं वो एज अ इंडिविजुअली हम परसीव करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप करता हूँ आज की नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी और ये गेस्टल साइकोलॉजी का ओवरऑल थिंग थी, और कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी नहीं है मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा गेस्टल साइकोलॉजी के लिए। थैंक यू सो मच।